बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। मिनतहा उसने कांपते लफ्ज़ों से कहा था, ए हाँ प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ मैं मर रही हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ, सब छिन गया है मुझसे, तुम आ जाओ प्लीज़ मुझे बचा लो। उसने हाथ जोड़ते कहा था और उसके कदमों में गिर पड़ी थी। उसके चेहरे पर निशान थे, उसकी आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के थे और जिसम हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। एहाब मामा की जान, क्या हुआ, उठो, अरसम के ससुराल जाना है, सवेरा रंधावा ने उसके कमर में आते कहा था, जबकि वो नींद में बुड़बुड़ा रहा था और सर तकिए पर दाएं से बाएं कर रहा था। माथे से लेकर पूरा वो पसीना पसीने में भीगा हुआ था और तो और पूरा जिस्म कांप रहा था। एहाब क्या हुआ एहाब? सवेरा रंधावा उसकी कंडीशन देखकर ही डरी थी। मिनतहा कहते वो झटके से उठा था और फिर माँ के गले लगे खौफ से कांपने लगा था। क्या हुआ आप? आर यू ओके? वो ठीक से सुन नहीं पाई थी कि क्या नाम लिया है एहाब ने। मम प्लीज़ प्रे फॉर मी, दुआ करें मुझे मेरा सुकून मिल जाए, उसने रोते हुए इल्तिजा की थी। एहाब क्या हुआ? कुछ बताओ तो, मुझे डर लग रहा है, तुम्हारी हालत से कुछ हुआ है क्या? उन्होंने उसकी पेशानी चूमते उसका चेहरा हाथों में भरते कहा था। ठीक हूँ मामा, बस डर गया था, अब ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। माँ की सहमी सहमी हालत देखकर उसने खुद को फ़ौरन से पहले संभाला था। अपनी माँ को वो किसी भी सूरत तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। आर यू श्योर? उन्होंने पूछा था। यस मम्मा, आप बाकी की तैयारियाँ देखें और मुझे बताएं कब निकलना है, उसने चेहरे पर मुस्कुराहट जाते हुए कहा था। अभी तुम एक मीटिंग पर चले जाओ, मैं फ़ाह के साथ निकल रही हूँ, फिर वहाँ से वापसी पर चलेंगे 7 बजे के करीब। बट एहाब मीटिंग ज़रूरी है, सो टाइम से पहुँच जाना, उन्होंने ताकीद की थी। श्योर मामा, मैं पहुँच जाऊँगा, डोंट वरी, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। ब्लेस यू मामा की जान, वो उसके माथे पर लाभ रखती बाहर निकली थी और वो कब से तैरने वाले आंसू को आंखों में मुकेद किए बैठा था, उनको गिरा बैठा था। किस तकलीफ़ में हो तुम? मुझसे दूरी की तकलीफ़ में या फिर कोई और बात है? प्लीज़ अल्लाह मुझे कोई तो हिंट दें, क्यों बेकरार है मेरी सांस? मुझसे बिछड़ कर भी क्या वो मुअज़्ज़िम हुसैन के साथ खुश नहीं है? क्या हुआ है ऐसा उसके साथ? हर बार ख्वाब में वो मुझे पुकार कर मुझसे मदद तलब करती है, क्यों? बालों को मुट्ठी में जकड़े वो बेआवाज़ आंसू से रो रहा था। क्या अफसरदगी के बादल मेरे नसीब में छाए हैं या मेरा दिल भी मुझसे बिछड़ कर इस बेजा जुदाई में हलकान हो रहा है? ये कैसा रिश्ता है जो ख्वाब में भी बेचैन कर देता है, आँख खुलते ही पागल? प्लीज़ अल्लाह पाक हिफाजत फरमाना उसकी, प्लीज़। उसने आंखें बंद करके दिल से दुआ की थी उसकी ज़िंदगी की। तुम कहाँ जा रहे हो बीरबल? फ़ाह की फैमिली आने वाली है, ऐसे में तुम बाहर जा रहे हो, इंट्रोड्यूस करवाना है तुम्हें उनसे, मोमिन ने बीरबल को बाहर जाता देख पूछा था। कह देना मेरा एक भाई था, हीरा था, साला मर गया, बड़े सुकून दह लहजे में जवाब दिया बीरबल ने उसे। व्हाट नॉनसेंस आर यू इन योर सेंस? पापा देखें ना, ये क्या बकवास कर रहा है? मोमिन को गुस्सा आया था उसकी बात सुनकर। लो, इसमें नॉन सेंस वाली कौन सी बात है, ये मेरे प्लान का हिस्सा है। देखो मोमिन, फ़ाह और ज़ुवैश की नज़रों में मर गया हूँ तो तुम मुझे दोबारा ज़िंदा करके मेरी मुश्किलात में इजाफा मत करो, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ऐसे में मंजर आम पर ना रह कर भी अपना मतलब हासिल कर लूँगा, यानी पर्दे के पीछे रहकर। और ज़ुवैश को क्या हुआ, कैसे किडनैप हुई? कोई मरे हुए बीरबल तक पहुंच पाएगा इतनी आसानी से? कभी भी नहीं। मैं तो कहता हूं कि तुम आज ख़ास तौर पर उसकी फुफो को मेरे मरने की इतला देना। देखो, मैं नहीं चाहता कि हमारे मतलब कोई भी गलत बात गर्दिश करे, उसने शातराना लहजे में कहा था। गलत बात मतलब? मोमिन ने ना समझी से देखा था। गलत बात मतलब ज़ुवैश को लेकर उनकी फैमिलीज़ के आपस में ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं, तो ज़हर फ़ाह और तुम्हारी बात भी खुलेगी हैसम के सामने। जब तुम दोनों की बात खुलेगी तो हैसम हमें पहले से जानता है, तो वो कुछ ना कुछ बकवास करेगा, इसलिए उसकी बकवास से पहले तुम उसकी फैमिली को सब सच बताओगे। डोंट वरी, सब कुछ जानने के बाद भी वो लोग रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे, मैंने पत्ता ही ऐसा फेंका है। उसने मोमिन के चेहरे पर अफसरदगी देखते उसे तसल्ली देते कहा था। इसलिए मैं ज़ुवैश की बारात तक अंडरग्राउंड रहूँगा, बारात पर उसे अगवा करके मैं सखर ले जाऊंगा और तुम यहाँ सुकून से रहना। वहाँ मैंने उसका बाकी प्रोग्राम बनाया, ये सब इतना आसान नहीं। जैक
हकीकत दिखाई थी बीरबल को। बीरबल की नज़र में सब आसान है और ये आसानी वो करके भी दिखाएगा आपको। आप भी यहाँ, मैं भी वहाँ, वक्त पलटेगा। बीरबल ने चैलेंजिंग अंदाज में कहा था। कहीं तुमने फाह को मेरा सीरियल किलर होने का बताकर तो नहीं मनाया? मोमिन ने कुछ सोचते हुए पूछा था। नहीं यार, मैंने बस उससे यही कहा कि अगर ज़ुवैशा को अपनी भाभी बनाना चाहती हो तो मोमिन से निकाह कर लो। और उसने अपने भाई के प्यार के आगे मजबूर होकर मेरी बात मान ली। देखो कितनी बेवकूफ़ है वो। अब दोनों फंसेंगी। बड़ी मुहारत से उससे असल बात छुपा के, आधा सच आधा झूठ मिलाकर उसे बताकर वो उसे बातों में घुमाकर तसल्ली दे गया था। थैंक यू बीरबल वंस अगेन। मोमिन उसके गले लगते तसल्ली मिलते कहा था। चलता हूँ, 10 मिनट रह गए, वो लोग आने वाले होंगे। कहते ही वो उनको बाय बोलकर निकला था वहाँ से। पापा, आप उनसे शादी की बात जल्दी कीजिएगा, मोमिन ने एक्साइटेड होते कहा था। श्योर माई सन, जैक ने फीकी मुस्कुराहट से कहा था, जबकि दिल में वो ये तय कर रहा था कैसे उनकी शादियाँ हमना और ज़ीनम से करवाई जाएं। और फिर वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि कुछ महीनों बाद ही इन दोनों का दिल भर जाएगा फाह और ज़ुवैशा से, और फिर वो इन दोनों बहनों को बहुएं बनाकर घर ले आएगा। उसी सोच विचार में उसके कानों में बेल की आवाज़ गूंजी थी। हेलो आंटी। हाय फाह, कैसी हो? मोमिन ने दरवाज़ा खोलते सामने मौजूद फाह और मिसेज रंधावा को देखते कहा था। अस्सलामुअलैकुम, हम ठीक हैं। मिसेज रंधावा ने तो पहली नज़र में देखते ही रिजेक्ट कर दिया था मोमिन को। तभी लहजे में भी बेजारियत भरी थी, जबकि फाह उसकी आवाज़ सुनकर हैरान हुई थी कि एक जनाना आवाज़ से अचानक मर्दाना आवाज़ कैसे हो गई। आंटी, ये मेरे पापा, मोमिन ने अंदर आते सामने बैठे जैक को देखते कहा था, जिसने उठने की भी जहमत नहीं की थी। क्या करते हो तुम मोमिन, और कब से फाह को पसंद करते हो? हाल अहवाल के बाद सवेरा ने पूछा था। फूफो, 3 साल से एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार पर आए थे, वहीं उनसे मुलाकात। तुमसे नहीं पूछा मार्शो, मैंने, उन्होंने फाह की बात काटते हुए कहा था। मैं आंटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ लेदर प्रोजेक्ट्स पर। बाकी घर आप देख ही चुकी हैं। मेरे पापा आपके सामने हैं। मेरी मामा की डेथ हो गई थी जब हम पैदा हुए थे। दादी ने पाला था हमें। फिर जब हम 10 साल के थे तो वो भी फौत हो गई। और फिर हम, ये तुम बार बार हम कह रहे हो, तुम्हारा कोई और बहन और भाई भी था क्या? सवेरा रंधावा ने तजस्सुस से पूछा था। जी हाँ, मेरा एक और बेटा था बीरबल, उसकी डेथ हो गई है। बेचारे को किसी ने बुरी तरह मार कर कत्ल कर दिया था। हीरा था ना वो, जैक ने बेतअस्सुर लहजे में कहा था। वाट? सवेरा रंधावा को तो सुनकर ही शौक लगा था। जब भी गुस्से भरी नज़र से फाह को देखा था, उन्हें तो पहली नज़र में ही वो बाप बेटा बहुत पुरअसरार लगे थे। वाट नहीं, यही सच है, और मैं नहीं चाहता कोई भी रिश्ता किसी भी झूठ की बुनियाद पर बने। तो मेरा बेटा मोमिन भी नामर्द है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये भी शुरू से ही हिजड़ा था, मगर उसने अपने भाई के लिए कुर्बानी दी। उसकी खातिर उसने खुद को नामर्द बना लिया। प्यार बहुत करता था ना उससे, इसलिए किसी मकाम पर उसे अकेला नहीं छोड़ा। मगर मैं दाद देता हूँ आपकी भतीजी को, कैसी नरम दिल और हसास बच्ची है कि मेरे बेटे की ज़िंदगी में शामिल होना चाहती है। सब कुछ जानते बूझते हुए भी उन्होंने बेलचक तंजिया लहजे में कहते सातों आसमान सवेरा रंधावा पर गिराए थे। मेरा ख्याल नहीं कि मोहब्बत हवस का नाम है, और वैसे भी चलो। फाह यहाँ से मोमिन की बात काटते ही वो गुस्से से उठ खड़ी हुई थी और उसका हाथ पकड़कर उसे भी खड़ा किया था। आंटी, मेरी बात तो सुने। मोमिन को गुस्सा आया था सवेरा रंधावा के ऐसे रिएक्ट पर। दिल कर रहा था सवेरा रंधावा का शायद बिगाड़ दे, मगर इस वक्त वो सिवाय नरमी बरतने के कुछ नहीं कर सकता था। आई एम सॉरी बेटा, मगर हमें ये रिश्ता नहीं करना। मैं जानते बूझते हुए अपनी बेटी को आग में नहीं झोंक सकती, उन्होंने दो टोक लहजे में कहा था। मगर मुझे ये रिश्ता मंजूर है और मैं मोहब्बत करती हूँ मोमिन से। मोमिन, ठीक हफ्ते के दिन तुम मेरे घर बारात लेकर आओगे, और हाँ, कल मैं मायों बैठ जाऊँगी तो जुड़ा लाजमी भिजवा देना। मैं देखती हूँ कौन मुझे तुमसे अलग करता है। दो टोक लहजे में कहती वो बाहर की तरफ बढ़ी थी, अपनी फूफो की इज्जत दो कुड़ी करके। सवेरा रंधावा नम आंखों से चेहरे पर शर्मिंदगी लिए धुआं धुआं चेहरा लिए वहाँ से उसके पीछे पीछे निकल थी और गाड़ी में जाकर बैठी थी जहाँ वो उनका इंतज़ार कर रही थी। उनके बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। वो भी आवाज़ आंसू बहा रही थी, और वो अपनी माँ जैसी फूफो को तकलीफ़ पहुँचाकर उनको दुख देकर कहाँ खुश थी खुद भी। मगर जो कसम उठा ली थी उसे तो हर हाल में निभाना था, और वो भी यही कर रही थी। अब इस समय उसे बुरी बनकर न जाने कितनों के दिल दुखाने थे, ये वो खुद भी नहीं जानती थी।
अरे जाओ, क्यों दिमाग खा रही हो, दफ़ा हो, निकलो यहाँ से, नहीं खानी दवा। पाँव से धक्का देकर उसको पहले ज़मीन पर फेंका था पिंकी ने, और फिर बाह की तरफ गिराया था और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद किया था। मिनतिया, यहाँ हो, इधर मेरे पास। सारा ने सब कुछ देखते उसे उठाते कहा था और फिर उससे लिए सोफे पर बैठी थी। वो ठीक है, क्यों तुम अपनी जान हल्कान करती हो उससे तकलीफ़ लेकर। उन्होंने उसके गालों पर लुढ़कते आंसुओं को साफ करते कहा था। वो उसकी हालत पर अफसोस कर रही थी, जो चंद दिनों में ढांचा बन गई थी ना। उसे अपने खाने का होश था ना पीने का। मम्मी गुड़िया बिल्कुल कमला गई थी। वो ठीक है ना, वो ये सब जानबूझ कर रही, मगर क्यों? उसने सवालिया नज़रों से पूछा था। आशिर के लिए, उन्होंने सर्द आह भरते कहा था। आशिर कौन? मिनतहा ने ना समझी से पूछा था। भाई है मेरा, मुझसे छोटा है, जैसे तुम्हारा भाई है। उन्होंने आंखों में नमी भरते कहा था। मैं समझी नहीं, पिंकी की आशिर से क्या दुश्मनी, वो क्यों ऐसा करेगी? मिनतहा ने कहा था। दुश्मनी नहीं, मोहब्बत करती है वो उससे, जब 14 साल की थी तब से। मगर आशिर को वो पसंद नहीं थी और फिर उनके अनसुख गालों पर लुढ़के थे। फिर मिनतहा को दुख हुआ था सारा को रोते देख, मगर वो ये मिस्ट्री जानना चाहती थी जल्द से जल्द। मिनतहा, मेरा भाई बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया था, वो बहुत मासूम है। उसने कभी पिंकी को उस नज़र से देखा ही नहीं था, कभी भी पसंद नहीं किया था। मगर वो ये भी नहीं जानता था कि उसके दिल में क्या फीलिंग्स हैं। मैं यहाँ पर बशाम की मामा की नर्स थी, चूँकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी तो मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई थी। अक्सर कभी कभी रात को मुझे देर हो जाती थी यहाँ पर, तो आशिर मुझे लेने आता था बाइक पर। उन दिनों पिंकी ने उसे देखा था और फिर चुपके चुपके देखती रहती थी। मुझसे बहाने बहाने से पूछना आशिर के बारे में। मेरी और पिंकी की काफ़ी दोस्ती हो गई थी। मैं सब बताने लगी उसे कि आशिर कैसा है, मगर मुझे लगा वो उसे बस अपने भाई की तरह ट्रीट करती है। फिर एक दिन ये हुआ कि उसने आशिर को प्रपोज़ किया। आशिर 19 साल का था तब आशिर ने उसे डांट डपट दिया, मगर वो ज़िद पर आ गई। आशिर ने उसे बहुत समझाया कि वो छोटी है, इस सब में मत पड़े, मगर वो ना मानी। आशिर ने इस बारे में मुझे भी बताया था। मैंने भी बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो ना मानी। फिर अचानक बशाम की मामा की डेथ हो गई, मेरी भी ड्यूटी ख़त्म हो गई। मैं फिर से हॉस्पिटल ही जाने लगी। दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन बशाम गुस्से में मेरे हॉस्पिटल आए और मुझे सारे स्टाफ के सामने थप्पड़ लगाए और सबके सामने ये कहा कि मेरे भाई ने उनकी बहन की इज्जत ख़राब की है। मैं तो होंक बनी सकते में सब सुन रही थी। मिनतिया, मुझे यकीन नहीं आया, आशिर ऐसा कैसे कर सकता था। मैंने बशाम से कहा कि यह सब झूठ है, मगर जब उन्होंने मोबाइल पर वीडियो प्ले की तो मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई। वो मेरा ही भाई था। वो हिचकियों से रोती अपने आंसू साफ करती थोड़ी देर के लिए रुकी थी। मिनतिया बड़े दुख से उनके लफ्ज़ सुन रही थी। मिनतिया, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं चाह कर भी वीडियो में मौजूद सच को जुटला नहीं पा रही थी, मगर अपने भाई पर मुझे बहुत इतबार था। बशाम मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती घर ले आए और फिर उन्होंने अपने कमरे में लाकर मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने बहुत हाथ पांव जोड़े और फिर शायद उनको रहम आ गया। मेरा मुंह पकड़कर 5-6 थप्पड़ लगकर कहा कि तुम मेरे निकाह में रहकर मेरे हर हक से महरूम रहोगे, यही तुम्हारी सज़ा है। और फिर कुछ देर बाद मौलवी को बुलवा कर निकाह करवा दिया गया मेरा। मैं और आशिर इस दुनिया में अकेले थे, बिल्कुल वैसे जैसे तुम और शेरी। उन्होंने अपने आंसू को बहने से रोकते कहा था। मगर आपके भाई वो कहाँ गए? क्या उन्हें नहीं पकड़ा? उनका किरदार कहाँ गया? मिनतिया ने कुछ सोचते हुए पूछा था। आशिर को धोखे से पिंकी ने अपनी फ्रेंड की तरफ बुलवाया था। वो फ्रेंड जो पिंकी की बेस्ट फ्रेंड थी, जिसके साथ पिंकी ने हर बात शेयर की थी, और उस फ्रेंड की बड़ी बहन को भी सब कुछ पता था। उसकी बड़ी बहन ने पिंकी का साथ देने की हामी भरी और ये कहा कि जैसे जैसे वो कहे पिंकी को वैसे वैसे ही करना होगा, क्योंकि 15-16 साल की एज ऐसी होती है जिसमें हर लम्हा कदम डगमगाते हैं। जो गलत है वो सही लगता है और जो सही वो गलत है। उन्होंने आशिर को बुलवा कर उससे ज़बरदस्ती वीडियो बनवाए, झूठी DNA रिपोर्ट्स बनवाई और फिर पूरे 2 माह आशिर को किडनैप भी करवा कर रखा। उसकी दोस्तों का कहना था कि 2 माह बाद जब आशिर को बशाम के सामने वो लाईं तो पिंकी रो रो कर अपने भाई से अपनी इज्जत की भीख मांगे और कहे कि भाई मुझसे आशिर का निकाह करवा दे और मेरी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लें, और फिर आशिर हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। पीछे पिंकी ने पूरा ड्रामा किया रैप अटैम्प्ट होने के बाद पागल होने का, जो अब भी कंटिन्यू हुआ है। उसने फीकी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते कहा था, फिर आपको कैसे पता चला कि ये सब धोखा था और आशिर के साथ ये सब हुआ है? क्योंकि बकौल आपके पिंकी तो पागल बनने का ड्रामा कर रही थी, फिर ये सब। मिनतिया ने बात दूरी छोड़ी थी। पहले मुझे भी लगता था पिंकी की हालत देखकर
یہ سب سچ ہے۔ پھر ایک دن میں نے اسے اس کی فرینڈ میرا سے بات کرتے دیکھا۔ اس نے بولا اس کو چھوڑنا مت جب تک میں نہ کہوں۔ اس نے بھی آگے سے کچھ کہا، مجھے کنفرم نہیں کیا۔ پھر کال کٹ گئی اور پھر مجھے کنفرم ہوا کہ عاشر کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہوا ہے۔ ادھر بشام اس کے خون کے پیاسے ہوئے تھے، کتوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ ٹھیک 2 ماہ بعد جب میں بشام کے ساتھ ایک بزنس پارٹی پر گئی، وہاں کے پارکنگ ایریا میں مجھے عاشر ملا اور پھر مجھے اکیلے پا کر اس نے میرے ہاتھ میں ایک نمبر دیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ گھر آ کر میں نے اسے کال کی اور پھر مجھ پر ساری حقیقت واضح ہوئی، کیسے وہ اس کڈنیپنگ سے بھاگا اور کیسے مجھ تک پہنچا۔ اس دن میں بہت روئی، اللہ سے دعا مانگی رو رو کر میرے بھائی کی حفاظت کریں، کیونکہ بشام کے غصے سے میں واقف تھی۔ میں عاشر کو سٹرونگ بنا کر سارے ثبوت اکٹھے کر کے بشام کے سامنے لانا چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے میں نے اپنی ساری جمع پونجی بیچ کر اسے انگلینڈ بھجوا دیا، بشام کی نظروں سے دور۔ اور یہاں بشام کا ہر ستم سہ رہی ہوں، مگر ایک بار یہ سچ جب کھل کر سامنے آئے گا، میرا بھائی با کردار ٹھہرا جائے گا، میری سزا ختم ہوگی تب، اور پھر بشام کی سزا شروع ہوگی۔ وہ اپنے گلیٹ میں پل پل جیے گا اور مرے گے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ غصے کے تیز ہے، مگر غصے میں بھی کبھی انہوں نے مجھ سے غلط حرکت نہیں کی، اور یہی میرے لیے ان کی سب اچھائیوں سے بڑی اچھائی ہے۔ شاید خدا کی طرف سے برے دنوں کا عظیم تحفہ۔ وہ گہری سانس بھرتی کہہ رہی تھی، آئی کانٹ بلیو ایک 16 سال کی لڑکی اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ آپ کے بھائی نے کوشش نہیں کی آپ کو ساتھ لے جائے، یا پھر یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں بے گناہ کی زندگی گزار رہی ہیں؟ منتیا نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ بہت بار کہا، اب بھی کہتا ہے، مگر منتیا نے کہا کہ 2 بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ دشمن سے بھی پڑھوا دیا ہے تو آخری حد تک نبھانے کا دل کرتا ہے۔ میرا دل جڑ چکا ہے ان کے ساتھ، وہ اچھے انسان ہیں، وہ بھی تو پنکی کا ہی بھگت رہے ہیں، اور وہ الگ نہیں ہیں، اپنی اپنی جگہ مجبور۔ رہی بات پنکی کی اتنی سی عمر میں یہ سب کرنے کی، تو جب آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو سمجھانے کے بجائے اس گناہ کو سر انجام دینے کے لیے شہ دیں، آپ کی ہمت بنے، تو پھر عمر کا کوئی کرائٹیریا تو کہیں دور رہ جاتا ہے۔ اس کی دوست کی بڑی بہن، سب نے پیسے کے لالچ میں اس کی ہمت، اس کے گناہ کو بڑھا دیا، تو آج ان کا کیا؟ ہم سب بھگت رہے ہیں۔ غلطی بشام کی بھی ہے، اپنے بچوں پر اندھا دھند اعتبار کے ساتھ ساتھ ان کے دوستوں کا بھی دوست بننا چاہیے، تاکہ کل اپنی زندگی جہنم نہ بن پائے، کسی کا کیا کسی اور کو نہ بھوتنا پڑے۔ سارا نے برائی آواز میں کہا تھا، ہمت کریں مسز بشام، اللہ نے اتنی بڑی مشکل سے سرخ روح کیا ہے تو آگے بھی عزت کی حفاظت کرے گا آپ کی۔ آپ دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، خدا کی رحمت پر تو امید ہے نا آپ کو؟ اس نے ان کو گلے سے لگاتے کہا تھا، بہت امید ہے، اور جلد ہی میری یہ مشکل حل ہونے والی ہے، سارے ثبوت میرے پاس ہیں، بس 20 دن رہ گئے ہیں عاشر کے آنے میں، اور پھر دیکھنا میں اور میرا بھائی انشاءاللہ سرخ روح ہوں گے۔ انہوں نے اس سے الگ ہوتے کہا تھا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سرخ روح کریں، آمین۔ اس نے بھی دل سے دعا کی تھی، مگر اس کا خود کا دل ایک عجیب کشمکش میں تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہی دکھی ہے، اس بری دنیا میں اس کے ساتھ ہی ظلم ہوا ہے، مگر آج اسے عاشر کی تکلیف کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ بھی تو کتنے سالوں سے بے گناہ ہو کر قصوروار ٹھہرایا گیا تھا اور اپنے حصے کی سزا کاٹ رہا تھا۔ سارا وہ بھی گنہگار ٹھہرائی زندگی گزار رہی تھی، اور کون جانے دنیا میں کتنے چہرے اپنے درد میں جی کر بھی، پل پل مر کر بھی زندگی کو پل پر جوڑ کر سانس بھر رہے ہوں، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ تکلیف میں رہ کر زندگی کو جلنا گزارنا، ہر سانس کو زہر مار کر جینا۔ تو یہ طے ہوا کہ بارات ہفتے کو ہے، کل سے ہم مایوں کے فنکشن سے اون ورڈ شادی شروع کریں گے۔ سویرا رندیوا نے کہا تھا، یہ کچھ زیادہ جلدی نہیں ہے، ساری تیاریاں، یہ سب کچھ ایک دن میں کیسے؟ مسز دراب نے پریشانی سے کہا تھا، آپ بھی کہتی ہوں گی کہ ہتھیلی پر سرسوں جمانے آ گئی ہے سویرا، مگر مسز دراب یقین مانے مجھے بہت جلدی ہے زویشہ کو گھر لے جانے کی، اور رہی بات تیاریوں کی تو مکس فنکشن ہوگے نا، سب ہمارے لیے، اشال اور زویشہ میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے جہاں ایشو کے بارے سارے فنکشن کی بکنگ ہے وہیں زویشہ بھی ہوگی۔ رہی بات باقی تیاریوں کی تو وہ ایک دن میں بھی ہو جاتی ہیں، آپ کے پاس تو پورے 4 دن ہیں، بس ہمیں یہ خوشیاں کھل کر سیلیبریٹ کرنی ہیں، سویرا رندیوا نے ایکسائٹمنٹ میں کہا تھا۔ مگر سویرا، مگر کچھ نہیں، چلے منہ میٹھا کریں۔ سویرا رندیوا نے ان کے منہ میں مٹھائی ڈالتے کہا تھا، ہال میں سب موجود تھے، ایہاب، ہیثم، ایشال، ارحام، مسز رنداوا، مسز دراب، زویشہ، سوائے ارسم کے اور فہا کے۔ آپ ارسم کو کیوں نہیں لائیں؟ اور فہا بھی نہیں آئی؟ مسز دراب نے زویشہ کو مٹھائی کھلاتے سویرا سے پوچھا تھا۔ ارسم کو کچھ کام تھا، ویسے بھی مجھے لگا اب لڑکے کو نکاح کے لیے ہی آنا چاہیے، اور فہا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔
हेडेक था इसलिए उन्होंने गुड़ बढ़ाते जवाब दिया था। ओह ओके। वो जवाबन मुस्कुराई थी। अच्छा ये आराम है, माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है दोनों की। इधर आओ दोनों मेरे पास। मिसेस दुर्राब ने इशाल के फूले फूले गालों पर प्यार करते दोनों पर से पैसे वार कर मुलाजमा को देते कहा था और ढेरों दुआएं दी थीं। चलो ज़ुवैशा हम तुम्हारे रूम में चलें। इशाल ने ज़ुवैशा को पकड़ कर उठाते कहा था। हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे रूम में नहीं, लान में चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करते हैं। तुम हमेशा ऐसे चुप चुप रहती हो। क्या वो उसके साथ लान में जाती बातें कर रही थी? नहीं, मैं बोलती भी हूँ, उसने जवाब दिया था। अच्छा पिंक मेरी यार, तुम बहुत बहुत क्यूट और इनोसेंट हो। रियली यू आर परफेक्ट फॉर माई प्रिंस ब्रदर। बहुत प्रेटी हो तुम, माशाल्लाह। उसने आगे बढ़ते उसकी दिल से तारीफ़ की थी। वाह ये बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी है क्या? बोनिया को झूले पर खेलते देख वो उसकी तरफ बढ़ी थी और गोद में उठाया था। बस शी इज़ माई फ्रेंड एंड हर नेम इज़ बोनिया। ज़ुवैशा ने मुस्कुराते हुए कहा था। नो हर नेम इज़ वाइट बोनिया। यार तुम्हारी फ्रेंड्स भी बहुत क्यूट हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसने बोनिया को प्यार करते कहा था। अभी तो तुम मेरी फ्रेंड मिन्तिया से नहीं मिली, वो मुझसे भी ज़्यादा क्यूट है, मगर बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है। उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जो सिर्फ़ और सिर्फ उससे बदले की आड़ में उसे टॉर्चर करने के लिए शादी कर रहा था। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ उसकी वजह से। शायद उसके हस्बैंड ने उसे अलाउ नहीं किया, इसलिए तो उसने मुझसे रब्ता भी नहीं किया। बस अपने मामा पापा की बात मानकर उनकी इज्जत की खातिर ये सब कर गई वो। उसने मुझे दिल से कहा था। क्या वो उस मोबाइल पिक में जो है वो ये तुम्हारी फ्रेंड है? इशाल ने उसके मोबाइल के कवर की बैक साइड पर लगी तस्वीर को देखते पूछा था। उसे दुख लगा था उसकी बात सुनकर। यस यही है, देखो कितनी प्रेटी है। ज़ुवैशा ने हम्मी भरी थी और इशाल को बुलाने के लिए आते एहाब को ये सब सुनकर आज समझ आया था कि उसकी आंखों में निकाह नामे पर दस्तखत करते करब की दास्तान क्यों रकम थी। अनचाही मोहब्बत को अपना आप सौंपना कभी आसान हुआ है क्या? आंखों में नमी उभरती थी उसकी और फिर उसे अपने कंधे पर हाथ महसूस हुआ था किसी का। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।